Hi, hello, namaste. This is Shekhar from DSM Academy. So, dear students, today I'm back with a new video, which is very important video for degree first semester BCom students who are having financial accounting. So, this is for BCom General, BCom Computers, and also any other stream which are having financial accounting as the subject. So, चलते हैं अभी ये टॉपिक की ओर. And in this topic, I'm going to discuss you in this video the total short answer type questions which are going to be asked in the examination. यानी ये वीडियो टोटली देखने से लंबा है वीडियो बोल के ना को समझो, वीडियो देखने से आपको 100% 20 मार्क्स मिल जाएंगे, ये कंपलसरी है. एंड 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, जिसको भी जीरो ग्रेड यानी टोटल पॉइंट्स लाना है, जिसको पास होना है, अच्छे से वीडियो देखो बेटा. And it is very helpful video for all. So those who are new to my channel, please do like, subscribe and share. Let's start the video. Video I'm going to explain you about the short answer type questions from every unit. Start. Right. So unit number 5. Under unit number 5, the chapter is final accounts. है कि नहीं? फाइनल अकाउंट्स का सम है. एंड फाइनल अकाउंट्स के अंदर अपने को जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछेंगे. 2 क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है. ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, तो आपको इसमें 8 मार्क मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है. चांसेस क्या, पक्का मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड ऑल्सो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखेगा बेटा एंड आंसर यहाँ पे दिखेगा. तो आप लोग क्वेश्चन जितना टाइम मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, क्वेश्चन वहां पे स्क्रीन पे रहेगा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें पहला क्वेश्चन है, एक है कि भाई ही विल आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एल्स ही मे आस्क यू कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस और एनी अदर मिसिंग थिंग. यानी क्लोजिंग स्टॉक भी एक एक बार नहीं देता, एक एक बार ओपनिंग स्टॉक नहीं देता, एक एक बार सेल्स मालूम करो बोलता है. तो रेगुलर क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं. सो या एंड फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन वेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज देयर. राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग विथ द थिंग, इसको COGS भी बोल सकते या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस रिटर्न्स. अगर कुछ रिटर्न्स है तो माइनस करके, राइट, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इसमें से क्या करना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना चाहिए. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस plus direct expenses minus closing stock. This is a formula, sir. So here let's start with the question. So question हम पढ़ रहा हूं मैं, स्क्रीन पे दिखेगा आपको क्वेश्चन. ascertain the cost of goods sold. goods sold calculate करने का procedure, right? So the information is given, opening stock 5,000 rupees, closing stock 6,000 rupees, and purchases 55,000, sales 80,000, purchase return 1000, sales return 1800, wages 4900. so here बेटा ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया अपने को, COGS फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल COGS के लिए क्या होना है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक. लेकिन सेल्स क्यों दिया? सो सेल्स इंफॉर्मेशन तो बहुत सारा देता है, अपने को जो यूजफुल है वही लेना है. सो यहाँ पे सेल्स की जरूरत नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. So first of all, how to calculate this? बताया ना मैं. चलो, COGS is equal to cost of goods sold is equal to opening stock is कितना है बेटा, opening stock 5,000 रुपया है. 5,000 rupees is opening stock plus purchases. What is the amount of purchases here? 55,000, right? So 55,000 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए, purchases is equal to purchases minus purchase return. Purchases minus purchase return. Purchase कितना है, 55,000 is the purchases, less returns is how much, 1,000 rupees. So here it is 54,000 rupees. And next क्या है, direct expenses. Direct expenses में यहाँ wages है. wages कितना है बेटा, 4,900. okay. And
उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है. क्लोजिंग स्टॉक इज 6,000 रुपीज. ओके, चलो अब मैं क्या करा, परचेजेस में से उसके रिटर्न्स माइनस करने के बाद लिया. आपको भी वैसे ही लेना है. एंड अभी करते हैं सॉल्व. देखिए 5,000 प्लस 54,000 प्लस 4,900 minus 6,000 rupees. The value is how much? What the answer is? 57,900. So in this question, beta, the value of COGS, cost of goods sold, is how much? 57,900 rupees. Right. So let's proceed with another question. In this question, he asked us to calculate closing stock. With the help of the following given information, find out closing stock. देखो ये COGS बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 4 मार्क मिल जाएंगे. एंड और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक ही सेइंग. सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे. चलो सबको ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा पता होगा ना? डन. So this is question number 1. Question number 2. In this ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ रफ वर्क के जैसा. आई एम राइटिंग द हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट हियर. सो बेटा एक चीज याद लगाना है. चलो डेबिट साइड में क्या आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में? ही आस्क्ड अस टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक. द इंफॉर्मेशन गिवन इज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेजेस दिया, सेल्स रिटर्न दिया. चलो अभी स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पे. ओपनिंग स्टॉक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक हियर? इट इज 10,000 रुपीज. राइट. एंड नेक्स्ट क्या है? परचेजेस है, तो परचेजेस भी लिखेंगे. टू परचेजेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेज हियर? 1 लाख रुपी. राइट. एंड नेक्स्ट क्या है? सेल्स विल बी टेकन इन क्रेडिट साइड. सेल्स कितना है बेटा? 90,000 रुपीज. उसमें रिटर्न्स भी दिया उन्हें. सेल्स रिटर्न हाउ मच? 5,000. 5,000 हटाने के बाद कितना आएगा? 85,000 इज द वैल्यू. ओके. एंड नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो इधर ही आएगा ना डेबिट साइड में. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 5,000 रुपीज. नाउ लेट्स सी द टोटल्स. अभी अपने को करना है कि क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा. क्लोजिंग स्टॉक इज मिसिंग. दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ लेट्स बैलेंस बोथ द साइड्स. ओके बेटा, अभी बैलेंस करेंगे. 1 लाख प्लस 10, 1,10,000 प्लस 5, 1,15,000 हो गया. डेबिट साइड टोटल इज हाउ मच? 1,15,000. राइट. क्रेडिट साइड टोटल इज 85. So debit total is 1,15,000 minus credit total is 85,000. So the balance is how much beta? 30,000. So this 30,000 is what? Closing stock जो missing है उसका value है 30,000. Understood beta? So we have to draw the pro forma and you have to do in this manner. आपको ये भी 4 marks के लिए important है. Let's start with another problem. This is very important question बेटा. ये बहुत ही important question है and इसको बताते adjustment entry. यानी फाइनल अकाउंट्स में सम के बाद यानी ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट देता ना, उसके बारे में एक क्वेश्चन आएगा आपको 4 मार्क्स के लिए. टू फाइंड आउट द जर्नल एंट्रीज, टू राइट द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस एडजस्टमेंट एंट्री, उसको बताया जाता प्रिपेयर एडजस्टमेंट एंट्रीज. सो मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज रहेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ. सो डोंट स्किप द वीडियो. वाई? बिकॉज अपन खाली एग्जाम के टाइम पे देखते हैं ना, तो इसलिए जरा पूरा वीडियो तो देखो अच्छे से. राइट. सो प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग. तो मैं एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ कि कैसे आएंगी एंट्रीज. जैसे कि द टॉपिक इज एडजस्टमेंट एंट्रीज. Right. So first adjustment entry I am writing here, which is outstanding wages. Outstanding wages rupees 1,000. इसका adjustment entry लिखने के लिए बोला हूँ.
सो आउटस्टैंडिंग वेजेस, जनरली वेजेस क्या है, एक एक्सपेंडिचर है, पेमेंट करना है अपने को, तो वेजेस कहाँ एक्सपेंडिचर या पेमेंट में आता ना बेटा। और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अपन पे करने का पैसा है, सो वी हैव टू पे इट, अभी अपने को बाकी है ये। आउटस्टैंडिंग इज ए लायबिलिटी। बाकी का मतलब क्या है, किसी को देने का पैसा रहे तो क्या बोलते हैं अपन, अपन बाकी है लोगों को, यानी अपन लायबल है अथवा अपन कर्जा है उनको, लायबिलिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ याद लगाने की बात है, एवरी लायबिलिटी, एवरी लायबिलिटी हैज ए क्रेडिट बैलेंस। क्या बैलेंस रहेगा, एवरी लायबिलिटी हैज ए क्रेडिट बैलेंस एंड एवरी असेट हैज ए डेबिट बैलेंस। हर असेट का क्या बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा कंपलसरी। ठीक है, सो नाउ आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी अपने को पे करने का पैसा है, यानी कर्जा बढ़ रहा है, लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग। सो लायबिलिटी का मेन बैलेंस क्या बोला मैं, क्रेडिट बैलेंस बोला। ठीक है बेटा, तो अपने को जो है आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, तो ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा एंट्री टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक है, एंड ये एंट्री कहाँ से आया, कौन सा पेमेंट से आया, वेजेस का पेमेंट है। सो वी हैव टू राइट वेजेस इज एन एक्सपेंडिचर, राइट, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, दिस इज द एंट्री बेटा, याद लगा लो। ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड में आएगा, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 1000 रुपीज, 1000 रुपीज ऐसा लिखना है। एंड नरेशन लिखना है बीइंग एंट्री एडजस्टेड, यानी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट बोल के भी लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट हियर, सो हियर डियर स्टूडेंट्स, या वेजेस करे तो क्या करें अपन, वेजेस अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखे। अगर ये वेजेस के प्लेस में सैलरी से समझो तो क्या लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। अगर समझो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो द आंसर विल बी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। समझ में आया ना, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री विच इज, लेट अस टेक एग्जांपल प्रीपेड, prepaid salaries rupees 5000। the question is prepaid salaries 5000। prepaid का मतलब क्या होता है, अपन एडवांस में किसी को पे कर दिए, वी हैव पेड आउट, सो वहां से पैसा अपने को आना है। फॉर एग्जाम्पल भाई, अपन किसी को एडवांस में दे दिए, 1 महीने का देने का, 2-3 महीने का दे दिए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अपने को वापस लेना है वो पैसे से तो वापस आ सकते हैं अपने को, तो असेट है अपने लिए। ठीक है, अपने लिए क्या है, असेट है, तो असेट ऑलवेज हैज ए व्हाट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, राइट। सो हियर इट इज मेंशन, राइट, असेट हैज ए डेबिट बैलेंस। नाउ यू हैव टू राइट द एंट्री, ये डेबिट करना है, इसको डेबिट साइड में लिखना है, प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज टू सैलरीज अकाउंट। समझ में आया बेटा, राइट। सिर्फ ये है कि भाई वो असेट है लायबिलिटी देख लेना, असेट है तो डेबिट में लेना, लायबिलिटी है तो क्रेडिट में लेना, राइट। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है, और एल्स एंट्री एडजस्टेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया बेटा ये दो एंट्रीज। चलो नेक्स्ट, मैं आपको स्क्रीन में थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ एंट्री का सॉल्यूशन बताऊंगा, स्क्रीन पे लगाऊंगा, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते थोड़े और एंट्रीज में समझते हैं कि भाई क्या है। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹1000। सो मशीनरी असेट है, आपको मालूम है। सो असेट का मेन बैलेंस क्या रहता, डेबिट बैलेंस। मशीनरी इज हैविंग व्हाट बैलेंस, डेबिट। सो यहाँ पे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी का मतलब क्या है, मशीन का वैल्यू कम हो जा रहा, मशीनरी द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज रिड्यूसिंग, राइट, कम हो जा रहा। तो
मशीनरी का मेन बैलेंस डेबिट है। एंड अगर समझो बेटा, अच्छे से समझो, कोई असेट का अगर मेन बैलेंस डेबिट में है, अगर वो कम हो गया तो वो क्रेडिट में आ जाता, कम हो जाता तो क्रेडिट में आ जाता, बढ़ता तो डेबिट में। ठीक है, चलो अब एंट्री आएगा अपने को डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, डेबिट 1000 रुपीज टू मशीनरी अकाउंट। समझ में आ गया बेटा? राइट, वेरी गुड। सो अब बीइंग डेप्रीसिएशन नहीं, क्या लिखना है? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट या एंट्री एडजस्टेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगा मैं कि बैड डेट्स, रुपीज 4000, यहाँ पे क्या हुआ? बैड डेट्स 4000। बैड डेट्स का मतलब क्या है? देखो, बिजनेस में अपन क्रेडिट में कस्टमर को पे कर गुड सेल करते हैं। जब क्रेडिट में सेल करते हैं तो उसको बताया जाता है क्रेडिट सेल्स। सो कस्टमर अपने को देने का पैसा है तो उसको बताया जाता है डेटार्स। ठीक है, सो ये डेटार्स में से थोड़े कस्टमर्स ऐसे रहते कि भाई अपने को पैसे पे नहीं करते, तो वो हो गया बैड डेट्स। सो अब अपने को आने का पैसा है डेटार्स। डेटार्स का मेन बैलेंस क्या है? डेबिट, क्योंकि असेट है। अब ये का क्या हो गया? लॉस हो गया, अपने को कस्टमर नहीं दे रहा है तो अपने को लॉस हो गया, तो डेटार्स क्या होगा? कम हो जाएगा। सो बैड डेट्स इज ए लॉस, इट अपीयर्स इन द डेबिट साइड। सो बिकॉज प्रॉफिट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस डेबिट में आएगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज टू डेटार्स अकाउंट। देखिए, डेटार्स असेट है क्योंकि कस्टमर से अपने को आने का पैसा है ना, जब भी आने का रहता डेबिट होता, तो अब ये असेट हो गया डेबिट। सो लेकिन इसमें से थोड़े पैसे कम हो जा रहे, इसका मतलब क्या है? डेटार कम हो जा रहा ना, इसलिए क्रेडिट साइड में आ जाता है। सो टू डेटार्स अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, राइट। नेक्स्ट बेटा, next is rent paid in advance. ₹5000। सो अपन पे कर दिए रेंट एडवांस में, तो अगर फॉर एग्जांपल अपन खाली कर दे रहे समझो घर, तो अपने एडवांस पैसा अपने को आ जाता ना, तो ये क्या हो गया? असेट है। राइट सर, इट अपीयर्स इन द डेबिट साइड। रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है, अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज टू रेंट अकाउंट। जैसा आप मैं प्रीपेड का एंट्री बताया था सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है बेटा, राइट। ये हो गया रेंट पेड इन एडवांस। दूसरा है, आप नरेशन आप खुद लिख लो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बस। चलो अब इनकम earned but not received, ₹2500। ये अर्न कर लिए अपन पैसा, अपन क्या करे? अर्न करे, लेकिन पैसा रिसीव नहीं करे। वी हैव अर्नड बट वी हैव नॉट रिसीव्ड। अंडरस्टूड बेटा? सो अब क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये लायबिलिटी है या असेट है अपने लिए? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अपने को आने का पैसा है तो असेट होगा ना, राइट। सो इसको अपन अक्रूड इनकम भी लिख सकते बेटे, समझ में आया? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट 2500 टू इनकम अकाउंट, आने का पैसा है ना। चलो नेक्स्ट एंट्री है next, interest on capital. So the entry will be interest on capital account
डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होगा, अपन बिजनेस, जब ओनर बिजनेस में से पैसा विथड्रू कर लेता अपने खुद के यूज के लिए, तब ड्रॉइंग्स बताया जाता, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना रहेगा ना अपने को। सो द एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। समझ में आ गया ना बेटा? ठीक है। सो फिर भी मैं जो भी इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको एक क्या बोलते हैं, एक पिक लगाऊंगा मेरे स्क्रीन पे। ठीक है। सो नेक्स्ट विल प्रोसीड विद अनदर यूनिट, यूनिट नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 4, दैट इज डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन में जनरली अपने को क्वेश्चंस, रेगुलर क्वेश्चंस आएंगे बेटा शॉर्ट आंसर टाइप में, जैसे कि यहाँ पे थियरी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस भी है। What is the meaning of depreciation, causes of depreciation equation, and diminishing balance method and straight line method और original cost method के बारे में मीनिंग पूछेगा और सम पूछेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। सो वी हैव फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? ये फॉर्मूला नंबर 1 है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो या कौन सा भी मेथड। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ असेट into rate by 100। ये है रेगुलर फॉर्मूला फॉर बोथ मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग में। एंड दूसरा फॉर्मूला है डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेसिडियल वैल्यू भी बोल सकते बेटा, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। ठीक है। सो ये आ जाएगा अपने को सेकेंड मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। चलो चलते हैं एक एग्जांपल के साथ। समझो कि भाई वैल्यू ऑफ असेट, वैल्यू ऑफ असेट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 1 लाख रुपी। ओके। एंड एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया उन्होंने? एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years समझो। ठीक है। सो स्क्रैप में बेचे तो, यानी 5 साल के बाद अगर स्क्रैप में बेचे तो उसका प्राइस आ जाएगा एक, समझो कि 10,000 रुपीज। सो डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, क्या लिखना है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ असेट कितना है बेटा? 1 लाख रुपी माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? 10,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years। सो 1 लाख माइनस 10, 90,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 कितना हो जाएगा? 5 8। सो 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट, राइट। सो नेक्स्ट इज, इसमें और एक सम बता रहा हूं मैं कि फॉर एग्जांपल उन्हें दे दिया कि भाई अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया, व्हाट ही हैज गिवन? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझो कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपीज। ओके। सो वैल्यू ऑफ असेट दे दिया 1 लाख रुपी। ओके। सो he asked us to calculate the rate of depreciation। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मालूम करो बोला, यानी परसेंटेज का वैल्यू मालूम करो बोला। जनरली अपने को क्या करता, परसेंटेज दे देता, तो अपने को क्या बोलता, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना रहता। सो नाउ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। सो रेट फाइंड आउट करने के लिए क्या है फॉर्मूला? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ असेट इनटू 100। सो 100 2 क्या बोलता है, 100 कट हो गया एंड नेक्स्ट 3 कट, सो कितना हो गया? 10। सो 10% इज द रेट हियर। सो ये चैप्टर में से अपने को शॉर्ट आंसर टाइप में आने वाले क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे बेटे, जैसा कि कॉस्ट ऑफ असेट बताता उन्होंने, इतना डेप्रिसिएशन हो गया बोलता, बाद में उसको इतने में बेचे बोलते, छोटा सा समय डेप्रिसिएशन का करेंगे अपन, राइट। नेक्स्ट विल प्रोसीड विथ यूनिट नंबर 4 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मैं इसका एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ,
सो ये लॉन्ग वीडियो जब यानी लॉन्ग मार्क्स 12 मार्क्स के लिए जब वीडियो बनता है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आने के लिए पहले जर्नल एंट्रीज परफेक्टली आना बच्चों को। सो जर्नल एंट्रीज का एक एंट्री बताऊंगा आपको रूल्स के साथ, सो कैसा सॉल्व करते। सो टुमारो बाय इवनिंग इट विल बी गेट पोस्टेड। सो नेक्स्ट चलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट, जब भी समझ में आएगा तब आपको जर्नल एंट्रीज आता है। सो लेट प्रोसीड विथ, इसमें एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में पूछेगा, एक सम पूछेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। सो नथिंग टू वरी। एंड बीआरएस का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा बेटा, याद लगा लो बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम फॉर बीआरएस, नॉर्मल प्रॉब्लम। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस प्रॉब्लम हो या शॉर्ट आंसर प्रॉब्लम हो, आई विल एक्सप्लेन यू, so nothing to worry about it. Okay, so let's unit number 3 में, यूनिट नंबर 5 हो गया फाइनल अकाउंट्स का शॉर्ट आंसर, टोटल कवर हो गए। एंड यूनिट नंबर 4 में डिप्रिसिएशन क्या बताया मैं आपको, एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का लॉन्ग वीडियो देख लो, बस हो जाएगा। बीआरएस का भी वीडियो देखो बेटा। यूनिट नंबर 3 में कंपलसरी बीआरएस का एक सम कंपलसरी शॉर्ट आंसर में भी आता, लॉन्ग आंसर में भी आता। एंड सब्सिडियरी बुक्स का स्टार्ट करेंगे। चलो बीआरएस का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूनिट नंबर 2 सब्सिडियरी बुक्स में विल स्टार्ट विद ए प्रॉब्लम। चलो, सो यहाँ पे सब्सिडियरी बुक्स, द टर्म सब्सिडियरी मीन्स व्हाट, सब्सी मीन्स डेली रिकॉर्डिंग बुक, जो भी बुक होता है प्राइमरी बुक होता है बिजनेस में, आफ्टर जर्नल एंट्रीज विल मेक सब्सिडियरी बुक्स। सो सब्सिडियरी बुक्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, 8 टाइप्स। या परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड जर्नल प्रॉपर। सो इसमें से फर्स्ट 4 बुक्स जो भी है वो क्रेडिट बुक्स कहलाते हैं। तो ओनली विल रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इन दैट, क्रेडिट purchase and sale of goods will be recorded in what, subsidiary books. चलो let's start with a basic problem of subsidiary book. So unit number 3 BRS question short answer में आएगा बेटा। and मेरा वीडियो है BRS का related, so in that you can see the solution for that, क्योंकि long answer सब करा था मैं, तो आपको short answer में मिल जाएगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन वॉच द वीडियो। 100% आई एम टेलिंग, यूनिट नंबर 3 में से एक शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन आएगा, और एल्स अगर थियरी आएगा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला है उसमें। एंड लेट्स प्रोसीड विद यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्सिडियरी बुक्स में, द टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स में परचेजेस बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ एक चीज याद लगा लेना है, अंडर व्हाट यू कॉल यूनिट नंबर 2 में सब्सिडियरी बुक्स जब भी करते हैं आप, यानी ये 4 क्रेडिट बुक्स जब लिखते हैं, परचेजेस बुक, राइट, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ये चारों बुक्स जब करते हैं तो एक याद लगाना क्या है बोले तो, सिर्फ इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस लिखेंगे अपन, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली विल बी entered, कैश ट्रांजैक्शंस बिल्कुल नहीं आते, कैश विल नॉट बी एंटर्ड इन दिस 4 बुक्स, राइट। सो अभी शुरू करते हैं एक सम से एग्जांपल के थ्रू। सो हियर इट इज मेंशन्ड दैट record the following transactions for the month of June 2023 in the purchases book, बोल के दिया ना, परचेज बुक में पास करो बोल के दिया। सो जून 2023 का एंट्री है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर गोइंग टू डू परचेजेस बुक, देखिए बेटा परचेजेस बुक हेडिंग लगाना है, परचेज बुक का सेल बुक का सेम परफॉर्मा रहेगा, राइट। सो इट स्टार्ट्स विथ अमाउंट कॉलम, ओके, ये अमाउंट रहेगा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर रहेगा एंड एलएफ नंबर रहेगा एंड डेट कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, ये है परचेजेस बुक। सो परचेज बुक सेल बुक एक ही जैसा प्रोफार्मा रहेगा। एंड इन दिस 4 books we have to write only the entries which are related with credit purchases or credit sale of goods. No cash transactions will be recorded in this book. Cash transactions will not be recorded in this
4 books. Understood बेटा? So अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन में. June 3rd bought of आइडियल फर्नीचर दिल्ली से आइडियल फर्नीचर के दुकान से खरीदे कितना 100 चेयर्स एट द रेट 50 रुपीज ईच, 15 टेबल्स एट द रेट 100 ईच. सो ईयर कॉलम में ईयर लिखना है 2023 एंड जून 3rd यू हैव टू राइट. सो कौन से दुकान से खरीदे? आइडियल फर्नीचर. यू हैव टू राइट द नेम आइडियल फर्नीचर. व्हाट इज परचेजिंग बेटा? 100 chairs at 50 and 15 tables at 100. So 100 chairs at 50 rupees and 50 tables got 15 tables at what is the rate? 100 rupees each. 100 chairs at the rate 50 each and 15 tables at the rate 100 each. एंड डिलीवरी एंड कार्टेज ₹40 है. डिलीवरी चार्जेस ऐड नहीं करना है, अपने को सिर्फ द परचेज का रकम लिखना है. 100 into 50 कितना हो गया बेटा? 5000 राइट. 15 into 100 1500, दोनों को ऐड करके 6500 अपने को अमाउंट कॉलम में लिखना है. एंड इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बिल नंबर. बिल नंबर दिया तो लिख सकते हैं, नहीं तो खुद का कुछ भी नंबर लिख लेंगे. मैं लिख रहा हूं 121. चलो ऐसे कुछ नंबर लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है. नेक्स्ट जून 8th के दिन व्हाट इज सेइंग इज परचेज्ड फ्रॉम राव एंड कंपनी हैदराबाद 110 स्टील कैबिनेट्स एट द रेट 200 एंड पैकिंग एंड डिलीवरी 1500. सो पैकिंग चार्जेस नहीं लेना है. राव एंड कंपनी के पास से खरीद रहे अपन. राइट द नेम राव एंड कंपनी. व्हाट वी आर परचेजिंग? 110 स्टील कैबिनेट्स राइट at the rate 200 each. Am I right? So 110 right? So 110 into 200 22,000 right? Next beta June 15th purchased from Steel Furniture Company Delhi 150 collapsible chairs. collapsible chairs कितना है? 150 right. So here from where you are purchasing? Steel Furniture and Company. Steel Furniture जो दुकान से खरीद रहे उनका नाम लिखना Steel Furniture and Co. How many you are purchasing? 150 at the rate 25 each. So 150 into 25 कितना होगा? 3750. Now let's total right. So 3750 plus 22,000 plus 6,500 32,250. This is a grand total. This is total of purchases book. याद लगा लो बेटा. परचेज बुक दिया तो भी सेम प्रोफार्मा है एंड सेल्स बुक दिया तो सेम डेट पर्टिकुलर से लेफ्ट नंबर इनवॉइस नंबर अमाउंट लिखना है. सो इनके बिल नंबर अपन लिख लेंगे अपने मर्जी का. 135 लिख रहा है यहाँ पे 141. सो बिल नंबर अपने मर्जी के लिख सकते कुछ भी, कोई टेंशन नहीं है. सो ये चैप्टर में से सब्सिडरी बुक्स का एक क्वेश्चन आएगा, सम आएगा पक्का. प्रिपरेशन ऑफ परचेजेस बुक, सेल बुक या सेल्स रिटर्न, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा बेटा. एंड याद लगा लो. नेक्स्ट प्रोसीड विथ यूनिट नंबर 1 में प्रोसीड करेंगे. एंड यूनिट नंबर 1 में जो है देने के चांसेस क्या है बोले तो एग्जाम में 1 इज जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री का सम देने के चांसेस है. सो द सम विल अपीयर. कहाँ अपीयर होगा? यूनिट नंबर 1 में. एक है कि यूनिट नंबर 1 इज जर्नल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल का सम आने के चांसेस है राइट, फर्स्ट ऑप्शन. एंड दूसरा है मीनिंग ऑफ लेजर. मीनिंग ऑफ लेजर पूछने के चांसेस है इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर. एंड नेक्स्ट इज व्हाट ही मे आस्क यू अबाउट व्हाट इज क्या बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के चांसेस भी है. अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला. अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन व्हाट इज द फॉर्मूला? अकाउंटिंग इक्वेशन में
assets is equal to liabilities plus equity, right? Assets is equal to liability plus equity. And next question will be accounting cycle. अकाउंटिंग साइकिल का भी एक थियरी क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसमें याद लगा लो. एंड राइट, दीज आर द क्वेश्चंस बेटा. एंड एक क्वेश्चन आएगा टू फाइंड आउट द प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, राइट. ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जैसे कि कैपिटल एट द एंड फर्स्ट लेना है, ड्रॉइंग्स ऐड करना है, माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस, माइनस कैपिटल एट बिगिनिंग, ये कर दिए तो आपको प्रॉफिट आता. तो ऐसा क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, राइट. सो द थिंग इज दैट यूनिट नंबर 1 में से एक जर्नल एंट्री का सम पक्का, एंड एक क्या बोलते ट्रायल बैलेंस या थियरी, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, एंड इसमें प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का सम आएगा सर. जैसे कि एक एग्जांपल बता दूं मैं आपको, राइट. सो द क्वेश्चन इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन. एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस का. ये लॉन्ग आंसर में भी आने के चांसेस है बेटा. देखो आपको शॉर्टकट बता दूं मैं, क्वेश्चन पेपर में आपको कैसा भी फाइनल अकाउंट्स का सम रहता ना, वहां पे भी ट्रायल बैलेंस रहता. तो वो क्वेश्चन को देख के ये ट्रायल बैलेंस का अपन सेम मैच करके एंट्रीज लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है. एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो. प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. कैपिटल 30,000 दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500, परचेजेस 42, सेल्स 2500, परचेज रिटर्न्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, मशीनरी, रिजर्व फंड, कैश, ये दिया आइटम्स. सो while doing trial balance you have to keep in your mind that, for example, this is a trial balance I'm doing roughly, right? So ये particulars rupees, particulars rupees. So this is debit side, this is credit side. So ये debit side में we have to take all assets and expenses and payments. ये डेबिट साइड में क्या लेना है, असेट्स, एक्सपेंसेस, पेमेंट्स. एंड क्रेडिट साइड व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक इनकम एंड लायबिलिटीज, क्रेडिट साइड में आएंगे. सो ये पॉइंट दिमाग में लगा के जाना है अपने को. चलो लेट्स स्टार्ट विद सम. एंड हियर सो कैपिटल लायबिलिटी है ना, तो कैपिटल लिख देंगे 30,000 रुपीज. नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब अपने को पे करने का है, ये भी लायबिलिटी है. सो ये भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट. सो कितना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे, विच इज 1500, राइट बेटा. नेक्स्ट परचेजेस. परचेजेस क्या है, एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में आएगा. सो परचेजेस व्हाट इज इट, 42,000. एंड नेक्स्ट सेल्स है, सेल्स इनकम है ना, सो सेल्स इनकम क्रेडिट में आएगा. हाउ मच, 20,500. नेक्स्ट परचेजेस रिटर्न, यानी परचेज डेबिट में आ गया तो उसका रिटर्न क्रेडिट में आता, हमेशा याद लगा लो. तो ऑपोजिट में लिख रहा हूं मैं, परचेज रिटर्न. ओके, कितना है अमाउंट, 3,000. उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा ना, तो ऑफिस एक्सपेंसेस, right? So what is the amount, 9,000 rupees. Next creditors है, creditors directly liability है तो credit side में आएगा ना. So creditors is how much, 3,000. Okay, so next machinery. Machinery is asset, asset comes under debit side. So machinery 3,000 rupees. Okay, next reserve fund. Reserve fund is a liability, तो क्रेडिट में आएगा रिजर्व फंड. व्हाट इज अमाउंट, 2,000, राइट. कैश, कैश कितना है, 6,000. कैश इज एन एसेट, सो डेबिट साइड. ओके, नाउ लेट्स सी द टोटल. दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए, जैसे कि 42,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000, 60,000 इज द टोटल डेबिट साइड. ओके, एंड क्रेडिट साइड में देखो 30,000 कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500 एंड 20,500 सेल्स एंड परचेज रिटर्न 3,000 एंड क्रेडिटर्स 3,000 एंड रिजर्व फंड 2,000. हाउ मच, 60,000. अंडरस्टूड बेटा. चलो,
सो दिस इज अ ट्रायल बैलेंस. ऐसा करते हैं. तो ट्रायल बैलेंस अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो भी सिंपल सा बात है. अगर पेपर में क्वेश्चन पेपर में देख के फाइनल अकाउंट्स का जो ट्रायल बैलेंस है उसके हिसाब से कर सकते हैं. एंड थियरी भी यहाँ पे पूछने के चांसेस, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है. सो नथिंग टू वरी. सो please do like, subscribe and share. Your Shaker signing off.